हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग, एक और दासू और धुआंधार सेशन जिसमें भैया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की थ्योरी को समझने के बाद, डिटेल्ड में हर एक पार्ट को एनालिसिस करने के बाद लेकर आए हैं डीपीपी सॉल्यूशन, यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो आपको शीट दी गई थी उसका ये सॉल्यूशन हम लेकर आए इस वीडियो में। और हर एक क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले, यानी कि बहुत डिटेल में हम लोग हर एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। और डीपीपी जो भी आपको डाउट रहा होगा उस डीपीपी में, उसको हम यहां पर कैटर करने वाले। लेकिन सबसे पहले आपको यह करना है कि आपको डीपीपी पर खुद टाइम इन्वेस्ट जरूर करना है। यानी कि डीपीपी जो आपको शीट मिली है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वो कहां से डाउनलोड करोगे? या तो आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के किसी भी पार्ट के टॉपिक पर चले जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको वहां लिंक दिया होगा डीपीपी डाउनलोड करने का, या फिर ज्यादा खर्चा मत करो, आप सिर्फ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां पर डीपीपी का एक लिंक दिया होगा, उसको डाउनलोड कर लो और पहले उस डीपीपी को तुरंत सॉल्व करो। मतलब सीधा डाउनलोड करके वीडियो देखने की नहीं हो रही है, ठीक है? सबसे पहले आप खुद उसको सॉल्व करें, एक दिन 2 दिन का टाइम इन्वेस्ट करें। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है या कोई भी डाउट आपको आता है तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के डीपीपी को। और मैं एक चीज और बता दूं, मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट के चैनल पर आपको सिर्फ डीपीपी के थ्रू क्वेश्चंस नहीं, बल्कि डीपीपी के अलावा, डीपीपी तो हर टॉपिक पर आपको मिलती है, उसके अलावा आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस कराए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाते हैं। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, लगभग 250-300 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, 250-300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कराते हैं। उसके बाद आपको पूरे चैप्टर पर बेस्ड जितने भी 25, 30, 35 सालों में क्वेश्चन आए हैं, उस पर आपको एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के थ्रू टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। इसके अलावा 1 शॉर्ट रिवीजन, लाइव डाउट सेशंस, ये सारी चीजें होती है मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट के प्लेटफॉर्म पर। और ये सिर्फ यूट्यूब चैनल पर नहीं, बल्कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट www.magnetbrains.com पर भी ये सारी चीजें अवेलेबल है, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि आपको कोई भी खर्चा नहीं करना है, अपनी पूरी आईआईटी की तैयारियों को आपको इसके थ्रू ही यहां पर एनालिसिस करना है। तो यहां पर आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर हो गया? चले तो भैया स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डीपीपी का पहला क्वेश्चन यह था कि बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फॉलोइंग लॉस कैन बी प्रूव्ड। इनमें से कौन सा लॉ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर के बेसिस पे प्रूव किया जा सकता है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, या ऑल ऑफ दीज? तो देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो थी बेसिकली वो एक गैस के आइडियल बिहेवियर को कंसीडर करके बनाई गई है। यानी कि उसमें यह माना गया है कि जो भी गैस होगी जिसकी काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली है या काइनेटिक गैस इक्वेशन निकाली है, वो गैसेस को आइडियल गैस मानकर उसको हमने कंसीडर करा है। उसके आइडियल गैस पर हम बिहेवियर पर हमने बात करी है। और हमें पता है भैया आइडियल गैस वो गैस होती है जो बॉयल्स लॉ को भी फॉलो करे, चार्ल्स लॉ को भी फॉलो करे या एवोगैड्रोस लॉ को भी फॉलो करे, तीनों लॉस को फॉलो करे। इसका मतलब हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इन सभी लॉ के लिए एप्लीकेबल है। हेंस डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दैट इज ऑल ऑफ दीज, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा और ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सो दिस इज डी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ऑल ऑफ दीज जो आएगा वो आपका सारे लॉस पर एप्लीकेबल होगा आपकी काइनेटिक थ्योरी, क्योंकि वो आइडियल गैस बिहेवियर को कंसीडर करती है। और जब आइडियल गैस बिहेवियर को कंसीडर करती है मतलब सारे लॉज इसमें आते हैं। क्लियर हो गया? तो पहले क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, जिसका 4th ऑप्शन जो था वो करेक्ट आंसर था। स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इस पर अपन देखते हैं। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स इन गैस? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको यह बताना है। जब आप इस टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो मॉलिक्यूलर स्पीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है गैस में उसके रिस्पेक्ट में, मॉलिक्यूलर स्पीड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है गैस में, उसके रिस्पेक्ट में टेम्परेचर बढ़ाने पर इनमें से कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? हमको गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। पहला,
द एरिया अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स रिमेन्स द सेम एज अंडर द लो टेम्परेचर। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात हमने बहुत डिटेल में भी पढ़ी है इनफैक्ट, कि जो एरिया अंडर कर्व होगा इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस मॉलिक्यूलर स्पीड्स, this area will always denote the number of molecules inside the gas, and we always remember that the number of molecules will remain the same। जैसे आपने ये एक पर्टिकुलर कर्व बनाया है, this is at suppose T1 temperature, then we have another curve at T2 temperature जो शुरू यहीं से होगा लेकिन थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, तो ये T2 टेम्परेचर पे। अब ये जो एरिया है T1 कर्व के अंडर और T2 कर्व के अंडर ये हमेशा सेम रहता है, तो it is always the same, so the area under the distribution curve remains the same as under the lower temperature। ये बात बिल्कुल सही है, मतलब ये सही स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है विच इज नॉट ट्रू। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता। द डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स ब्रॉडर, बिल्कुल सही है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब आप T1 से T2 टेम्परेचर बढ़ाओगे तो T2 बढ़ा है T1 से, तो देखोगे आप डिस्ट्रीब्यूशन ब्रॉड हो गया, यानी कि जो ग्राफ है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो गया, थोड़ा सा वाइड हो गया। और ये वाइडनेस क्यों आई है? क्योंकि यहां पर जो हाइट है वो कम हुई है। हाइट मतलब मोस्ट प्रोबेबल वाली जो स्पीड है वो कम हुई है। हालांकि सिर्फ पीक पॉइंट जो है वो मोस्ट प्रोबेबल का है, बाकी अगर हम आरएमएस को देखें या एवरेज को देखें तो इवन उनकी भी जो हाइट होगी, उनकी भी जो वैल्यू होगी करस्पॉन्डिंग वो कम होगी। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखना जो टेम्परेचर की वैल्यू होती है वो तो वैल्यू वाइज तो बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स की संख्या जो वो पर्टिकुलर स्पीड दिखा रहे हैं उन मॉलिक्यूल्स की संख्या घट जाती है, उन मॉलिक्यूल्स की संख्या कम हो जाती है। इसलिए जो हाइट है वो ग्राफ की कम हो जाएगी, लेकिन ग्राफ जो होगा थोड़ा ब्रॉडर हो जाएगा, थोड़ा वाइडर हो जाएगा। तो ग्राफ थोड़ा ब्रॉडर हो जाएगा, थोड़ा वाइडर हो जाएगा। सो द डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स ब्रॉडर। ये स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। थर्ड, द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस। फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स मतलब वो मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन जिनकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है उनकी संख्या बढ़ती है। ये बात गलत है, क्योंकि अभी हमने कहा कि भैया जो पीक पॉइंट होता है वो कम हो जाता है, उसकी हाइट कम हो जाती है। अब हाइट कम हो गई मतलब क्या कम हो गया? एफओएम कम हो गया, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कम हो गए। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ते नहीं है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड दिखाने वाले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स की संख्या जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से चल रहे हैं वो कम संख्या हो जाती है अब उनकी। तो कम संख्या हो जाती है तो दे विल नॉट इंक्रीज, दे विल डिक्रीज। तो ये स्टेटमेंट गलत है एंड हेंस इट इज आवर करेक्ट आंसर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है लास्ट है द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस। बिल्कुल सही है, मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले देखो मोस्ट प्रोबेबल ये था, पहले मोस्ट प्रोबेबल ये था, अब मोस्ट प्रोबेबल ये हो गया, बढ़ गया, अब ये हो गया, नई वैल्यू आ गई मोस्ट प्रोबेबल की। हालांकि अभी भी ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखा रहे हैं, लेकिन पहले जितने दिखा रहे थे मोस्ट प्रोबेबल पुराना वाला, नया वाला मोस्ट प्रोबेबल उतना नहीं दिखा रहा, एफओएम कम हो गया। तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा सही आंसर है। और डी ऑप्शन तो करेक्ट है, तो हमारा सही आंसर कौन सा हो गया? सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज एब्सोल्युटली अवर करेक्ट आंसर। कंसेप्ट क्लियर हो गया? सो दिस इज एब्सोल्युटली अवर करेक्ट आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। ग्राफ पे सारी चीजें हमने एक्सप्लेन कर दी थी, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन था, जिसमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या जो मोस्ट प्रोबेबल दिखाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स की संख्या हमेशा कम होगी। ऑल्दो जो मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू है, स्पीड की वैल्यू, वो वैल्यू बढ़ जाएगी। वो तो आरएमएस की भी बढ़ेगी, एवरेज की भी बढ़ेगी, क्योंकि वो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। लेकिन वो मॉलिक्यूल्स जो पोजेस करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो उन मॉलिक्यूल्स की संख्या जरूर घटेगी, तो इसलिए हाइट कम हो जाएगी ग्राफ की। क्लियर हो गया? सेकंड क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लेंगे, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो लेट्स डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। If temperature of 1 mole of a gas is increased by 50 degree Celsius,
कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, अगर किसी भी गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा सिस्टम की? व्हाट विल बी द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम? अब काइनेटिक गैस इक्वेशन से हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाया था। अगर आपको याद हो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था 3/2 nRT, where n is the moles, जो एक है तो इट विल बिकम 3/2 टाइम्स ऑफ RT, राइट? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? 3/2 RT। ये हमने बकायदा डिराइव किया है। काइनेटिक गैस इक्वेशन का हमने वहां सहारा लिया था, वहां हमने उसको यूज किया था और 3/2 RT हमने यहां पर अप्लाई किया था। अब वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर 50 डिग्री बढ़ा दिया गया है तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा, वो चेंज निकालना है हमें। ठीक है, क्या हम निकाल सकते हैं दैट डेल्टा के ई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 R? तो कांस्टेंट हो गया, इसमें तो कभी चेंज नहीं आएगा। ले देकर जो चेंज आएगा वो डेल्टा टी में आएगा। तो डेल्टा टी की वजह से देयर विल बी डेल्टा के, डेल्टा टी की वजह से देयर विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो डेल्टा टी की वजह से देयर विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इंप्लाइज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 3/2 R इंटू डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा टी? 50 डिग्री सेल्सियस। और देखो चेंज 50 डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, चेंज हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस के चेंज के लिए हमेशा 1 केल्विन आता है। फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर देयर इज अ राइज ऑफ 1 केल्विन, और फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर देयर इज अ चेंज ऑफ 1 केल्विन। तो केल्विन और सेल्सियस में जो चेंज आएगा वो एक ही आएगा। तो अगर तुम 50 डिग्री सेल्सियस से तापमान बदल रहे हो, टेम्परेचर बदल रहे हो, तो इसका मतलब 50 केल्विन से भी टेम्परेचर बदल रहा है। तो ये 50 केल्विन हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो डेल्टा के ई विल बी इक्वल टू 3/2 इंटू लेट से R इज 25/3, तो 25/3 इंटू 50। क्लियर? बोले 3 से 3 कैंसिल, बहुत शानदार। 2 से ये कैंसिल, 50 25, तो इट विल बी 25 इंटू 25, समवेयर अराउंड 625। ठीक है, अब 25/3 को वो 8.314 बोल देते हैं, इसलिए जो आंसर है वो समवेयर अराउंड 625 से थोड़ा सा कम आएगा, बट अगेन 25 इन 25 इज अप्रोक्सीमेटली 625, और ये जूल्स में होगा। तो 625 अराउंड जूल्स। तो एज पर द ऑप्शन गिवन हमारे पास जो ऑप्शन है, अच्छा एक है 623.25, एक है 623.5, ए और बी क्लोजेस्ट है, तो एक काम करते 8.314 रख के वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो 8.314 रख के वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज 3/2 इंटू 8.314 इंटू एग्जैक्ट वैल्यू अपन को मिल जाएगी इंटू 50। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 50 इंटू 8.314 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट आंसर इज 623.5। तो 623.5। So the correct option is C option as per the options given. C option जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, 623.5 जूल्स। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, C ऑप्शन। तो एज पर द ऑप्शन गिवन क्वेश्चन नंबर 3 का C ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 3 का C ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि C ऑप्शन में हमारा 623.5 आ रहा है और 623.55 है, तो इट इज 623.5। क्लियर हो गया? हालांकि ये इतना क्लोजेस्ट ऑप्शंस आते नहीं है, आई डोंट नो कि ये टाइपिंग एरर है या वाकई में ऑप्शन क्लोजेस्ट था, बट इतना आता नहीं है क्लोजेस्ट। ठीक है ना, क्योंकि हम इसको 25/3 मान के भी कर सकते हैं, तो क्लोज टू 625 आंसर होता। ठीक है, बट इतने क्लोजेस्ट आंसर डेसिमल्स में नहीं आते, ऑप्शंस में नहीं आते, उसकी आप टेंशन मत लेना। तो आप 25/3 कैलकुलेट करके, मतलब 25/3 के हिसाब से भी कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का बस फॉर्मूला इसमें याद रखना है, 3/2 RT। ये हमने बकायदा डिराइव किया अपने थ्योरी पार्ट में, ये प्रॉपर डेरिवेशन किया है। तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 RT। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन? तो दिस वाज द 3rd क्वेश्चन, जिसमें
आप अगर 25/3 रखते हो तो 625 के आसपास आंसर आएगा, प्रिसाइसली 8.314 रखते हो तो 623 के आसपास आएगा, ठीक है। तो 623.5 करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है भाई? एज द टेम्परेचर इज रेस्ड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 40, टेम्परेचर पहले 20 था, फिर 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ नियॉन एटम्स चेंजेस बाय अ फैक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, नियॉन एटम्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस, एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो किस फैक्टर से चेंज होगी? यहां कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी 1 निकालते हैं, ke1। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो ये लिख लो, अभी देखा है 3/2 RT होता है। 3/2 RT मान लेते हैं। नियॉन एटम्स 1 मोल है, बताया नहीं गया बट 1 मोल मान लेते हैं। अगर n भी रखेंगे तो n और n कैंसिल होंगे क्योंकि मोल्स चेंज नहीं हो रहे, तो अपन 3/2 RT रख लेते, सीधा मान लेते 1 मोल की गैस है। दिस इज फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, सो दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 RT। अब यहां पर अपने पास दो केसेस थे, एक टेम्परेचर था 40, एक टेम्परेचर था 20। तो ठीक है, पहले 20 वाला, तो काइनेटिक एनर्जी 20 वाला विल बी इक्वल टू 3/2 R at T equal to 20. What is T equal to 20 means? 273 plus 20. तो टेम्परेचर की जगह हम लिख देते हैं T plus 20, and then we have kinetic energy 40 वाला which is equal to 3/2 R into T plus 40. हमें फैक्टर बताना है तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, as simple as that। तो दोनों को अपन ने डिवाइड कर दिया, 3/2 R से 3/2 R कैंसिल। अब देखो यहां n भी होता तो वो भी कैंसिल हो जाता, सिर्फ बच गया हमारे पास कौन? काइनेटिक एनर्जी 20 डिग्री पर और अपॉन काइनेटिक एनर्जी 40 डिग्री पर विल बी इक्वल टू T plus 20। T plus 20 नहीं बोलना चाहिए बल्कि 273 plus 20 बोलना चाहिए, क्योंकि यहां तो 20 डिग्री में दिया था ना, तो इट शुड बी 273 plus 20 एंड दिस विल बी 273 plus 40। तो 273 plus 40, तो यहां पर 273 plus 20 अपॉन 273 plus 40, तो दिस विल बिकम 293 अपॉन 313। तो 293 अपॉन 313, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 40 इज 293 अपॉन 313। अब 293 अपॉन 313 को हमको क्या कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज हमारे पास यहां दिया हुआ है 313 अपॉन 293, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सीधा ऑप्शन हमें दे रखा है, तो सी ऑप्शन हमें सीधा यहां पर दे रखा है, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो हमें दे रखा है 313 अपॉन 293, मतलब 40 अपॉन 20 इज 313 अपॉन 293। अगर इसको हम रेसिप्रोकल लेकर कर ले तो काइनेटिक एनर्जी एट 40 डिग्री अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट 20 डिग्री विल बी इक्वल टू 313 अपॉन 293, ये हम लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, 313/293, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो सिंपल है, अभी तो फिलहाल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो हमें सीधे सीधे तौर पर मिल रहे हैं, हम उसको अभी तक सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, तो ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 40 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 20 विल बी इक्वल टू 313 अपॉन 293। और यार T plus 20 नहीं, T हमें पता है 273, मतलब इनिशियली तो केल्विन में 273 होगा वो 0 डिग्री, और 20 में डिग्री निकालना है तो प्लस 20, और 40 डिग्री पर 273 प्लस 40 आ जाएगा, तो ये चीजें आ जाएंगी। क्लियर हो गया? सो दिस वाज द फोर्थ क्वेश्चन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, चेक करेंगे आप लोगों ने आंसर इसका सही किया है कि नहीं किया है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर अपन इसको आंसर को आगे बढ़ाएंगे। चले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के बाद लेट्स मूव टू दी फिफ्थ क्वेश्चन नाउ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं भाई। पांचवा क्वेश्चन क्या है इस श्रेणी में? द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ 8 ग्राम H2 इज 200 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, हमें बोल दिया गया है कि भैया 8 ग्राम H2 अगर आपके पास है तो उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है 200 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्या निकालना है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन गैस, मतलब इस काइनेटिक एनर्जी का एवरेज हमें निकालना है।
एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते। अब देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी में दो चीजें चाहिए हमें, मतलब कहने को तो एक ही चीज चाहिए, क्योंकि मोल्स तो मान लेंगे कि यहां पर 8 ग्राम हमें मिल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो आता है वो आता है 3/2 nRT। यह हमारा फॉर्मूला आता है फॉर n मोल्स ऑफ गैस। और एक मोल हम नहीं मान सकते क्योंकि यहां पर हमें 8 ग्राम हाइड्रोजन दिया जो एक मोल तो नहीं है बिल्कुल भी। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी का, विच इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ nRT। 3/2 कांस्टेंट है, n हमारा निकल जाएगा 8 ग्राम, r तो कांस्टेंट होता ही है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। t हमें नहीं पता तो हमें t निकालना पड़ सकता है। और उसके लिए हमारे पास एक डेटा है कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो हमें दे रखी है 200 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूले का यूज करेंगे। हम यहां पर क्या करेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के फॉर्मूले का यूज करेंगे, जो क्या होता है √2RT/m। इसका यूज करेंगे हम, और हम यहां RT की सीधे वैल्यू निकाल लेंगे, T भी नहीं, हम तो सीधा RT निकाल लेंगे एंड विल रिप्लेस दिस RT इन दिस इक्वेशन। तो हमारे पास सीधा एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी, सीधा काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। संपट पड़ी बात। मोस्ट प्रोबेबल से हम लोग क्या निकाल लेंगे, पूरा RT निकाल लेंगे, ये RT निकाल लेंगे, और इस RT में जो भी यहां निकलेगा उसको यहां रिप्लेस कर देंगे। यहां भी RT है ना, तो यहां रिप्लेस कर देंगे, सीधा हमारा काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। तो चालू करते कार्यक्रम। 200 मीटर पर सेकेंड में ये है, तो इट विल बी 200 इक्वल टू √2 एज इट इज, RT हम RT रहने देंगे अपॉन मोलर मास। नाउ मोलर मास शुड बी इन kg पर मोल्स। क्यों? क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो आपको इसको kg पर मोल में निकालना पड़ेगा, और हाइड्रोजन गैस का kg पर मोल में निकलेगा 2 × 10⁻³ क्योंकि 2 ग्राम होता है एक मोल, तो वो kg में हो जाएगा 2 × 10⁻³ क्योंकि 1 ग्राम में 10⁻³ kg है, तो 2 ग्राम में 2 × 10⁻³ kg, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहां पर 200 इक्वल टू √2 से √2 कैंसिल, सीधे तौर पे 10⁻³ ऊपर जाएगा 10⁻+3, तो 10⁻³ RT का अंडर रूट का यहां पर अपन स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 200 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10⁻³ RT। 200 का स्क्वायर विल बी 2 का स्क्वायर विल बी 4 और 2 0 और फिर से 2 0 इक्वल टू 10⁻³ RT। 10⁻³ से कैंसिल, 3 0 1 2 और 3 0 कैंसिल, सीधे RT हमारे पास आ गया विच इज इक्वल टू 40। तो हमारे पास सीधे RT आ गया है विच इज इक्वल टू 40। बस हमें यही चाहिए था। समझ में आया? पूरा सॉल्व किया इसको, तो हमारे पास सीधा RT आ गया विच इज इक्वल टू 40। सीधा रख दे RT को 40 के बराबर यहां पर इस इक्वेशन में, तो हमारे पास हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 व्हाट इज एन नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास से। तो 3/2 तो हमारे पास था ही, गिवन मास 8 था, मोलर मास H2 का 2 था, तो 8/2 इंटू RT। व्हाट इज RT? 40। तो यहां हमने 40 यूज कर लिया। क्या हो गया यहां पर देखेंगे, कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 4, सीधा 10 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी विल कम आउट टू बी, कितना आ गया 10 × 8, 8 3 24, 24 × 10 is 240। तो यहां आंसर आ गया 240 जूल्स। तो यहां आंसर आ गया हमारे पास 240 जूल्स, 240 जूल, 240 जूल हमारा आंसर है एज पर द ऑप्शन गिवन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि ऑप्शन ए में हमारे पास सीधा 240 जूल आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन ए में हमारे पास सीधा 240 जूल आंसर आ रहा है। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। 240 जूल हमारा जो है वो करेक्ट आंसर आ रहा है। तो 240 जूल जो होगा भैया, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का सीधा मोस्ट प्रोबेबल की स्पीड से हमने फॉर्मूला यूज किया। फॉर्मूले में क्योंकि हमें मोस्ट प्रोबेबल दिया था, RT अननोन था, RT हमने निकाल लिया। RT हमें काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, उसमें हमें चाहिए था, हमने सीधा RT यहां पर यूज करा और हमें आंसर मिल गया 240 जूल्स।
तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी इस कंडीशन पे वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, फिफ्थ का 240 जूल्स। स्क्रीनशॉट लेंगे, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। ओके तो भैया फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन नाउ। सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कहता है सिक्स्थ क्वेश्चन। इसी पूरे चीज का सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, एट व्हाट टेम्परेचर विल मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेकेंड नंबर ऑफ एल्काइन सीरीज। अच्छा एल्काइन सीरीज तुम्हें पता है CnH2n-2 होता है, ठीक है। एल्काइन सीरीज ये होती है, उसका सेकेंड मेंबर बी द सेम एज दैट ऑफ SO2 एट 527 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है किस टेम्परेचर पे इस सीरीज की सेकेंड मेंबर की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड SO2 गैस की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के सेम होगी एट 527 डिग्री सेल्सियस। एट 527 डिग्री सेल्सियस आपको वो टेम्परेचर बताना है, ठीक है। पहले तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं सेकेंड मेंबर कौन होगा इसका, सेकेंड नंबर ऑफ एल्काइन सीरीज सेकेंड नंबर किसका होगा, n इक्वल टू 3 वाला। पूछो क्यों n इक्वल टू 3 वाला, भैया एल्काइन है, एल्काइन का पहला मेंबर ही 2 कार्बन का होता है, क्योंकि एक कार्बन का एल्काइन तो होता ही नहीं है ना यार। एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो तुम खुद ही कह रहे हो 2 कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 2 कार्बन आएंगे ना, तो पहला मेंबर ही 2 कार्बन से शुरू होगा, तो दूसरा मेंबर 3 कार्बन से शुरू होगा, तो इट विल बी द थर्ड कार्बन। तो n की वैल्यू हो गई 3। अब n की वैल्यू 3 हो गई तो यहां देखेंगे क्या हो गया, C3 H पे 3 इंटू 2 इज 6, 6 माइनस 2 इज 4, तो C3H4 ये हो गया प्रोपाइन। प्रोपाइन अब कह रहे हैं प्रोपाइन की जो मोस्ट प्रोबेबल होगी वो इक्वल होनी चाहिए SO2 के मोस्ट प्रोबेबल की जो 527 पे होगी। मतलब जो SO2 का 527 पे मोस्ट प्रोबेबल होगा वो प्रोपाइन का मोस्ट प्रोबेबल होना चाहिए। अब बताओ वो कितने टेम्परेचर पे होगा, मतलब दोनों मोस्ट प्रोबेबल हमें इक्वल करने हैं। तो वी कैन डू दिस बाय इक्वेटिंग द मोस्ट प्रोबेबल ऑफ SO2 at T equal to 527 डिग्री सेल्सियस which is equal to most probable of C3H4 at T टेम्परेचर। ये मुझे नहीं मालूम कौन सा टेम्परेचर है, वही तो निकालना है अपने को, तो एट T टेम्परेचर। और भैया मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला कौन सा होता है, क्या होता है अपने को पता है, अभी अपन ने देखा √2RT अपॉन m, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोस्ट प्रोबेबल। तो √2RT बाय m कर देते हैं यहां पर अपन, तो विल गेट दिस फॉर्मूला एज मोस्ट प्रोबेबल ऑफ SO2 √2RT बाय m। तो √2R व्हाट इज T 527, लेकिन हमें केल्विन में रखना है, तो 527 में 273 ऐड करेंगे, तो 527 में जब 73 ऐड करते तो 600 और 200 ऐड करेंगे तो 800, तो 800 केल्विन हो जाएगा ये। तो 2R इंटू 800 डिवाइडेड बाय मोलार मास, SO2 का मोलार मास, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है तो 32 और सल्फर का होता ही 32 है, 32 प्लस 32 64 इक्वल टू मोस्ट प्रोबेबल ऑफ C3H4 √2R इंटू व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ दिस C3H4, वही तो हमें निकालना है, अपॉन मोलार मास। मोलार मास देख लो, कार्बन है 3, 12 इंटू 3 36, और हाइड्रोजन है 4, एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 का 4 36 और 4 40, तो 40 हो जाएगा। अब क्या करना है, जो कट पिट रहा है काट दो, रूट से रूट कट गया, 2R से 2R कट गया, बचा क्या, सिर्फ बचा बहुत सिंपल सी चीज, क्या बच गया आपके पास, 800/64 इक्वल्स टू T बाय 40, 800/64 इक्वल टू T बाय 40। लेट्स सॉल्व दिस। हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 से काटेंगे तो ये 8 बार, ये 100 बार, और यहां से हम T निकाल लेते हैं, तो T विल बी इक्वल टू 40 इंटू 100, 40 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8, तो ये 8 हो गया। यहां से हम सॉल्व करेंगे इसको, तो विल गेट दिस एज 8 1 8, 8 5 40, T विल बी इक्वल टू 500 केल्विन। तो यहां पर हमारे पास जो टेम्परेचर आएगा वो टेम्परेचर आएगा कितना, 5 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 500 केल्विन।
तो टेम्परेचर जो आ गया वो हमारा किसके बराबर आ गया, 500 केल्विन के बराबर। ऑप्शंस हमारे डिग्री सेल्सियस में, घबराने की कोई बात नहीं है। सीधा हम क्या करेंगे, 500 में से 273 को माइनस कर देंगे तो हमारा डिग्री सेल्सियस में आंसर आ जाएगा, विच विल कम आउट टू बी 227 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा ऑप्शन जो है 227 डिग्री सेल्सियस वाला होगा, जो कि हमारे पास गिवन ऑप्शन में बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये 227 डिग्री सेल्सियस हमारा करेक्ट आंसर मिलेगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज 227 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिंपल था, यहां पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आपको दोनों की इक्वल कर देनी थी और आपको बताना था कि प्रोपाइन की वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किस टेम्परेचर पे आएगी, जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड SO2 की 527 डिग्री सेल्सियस पर होती है, वही मोस्ट प्रोबेबल। तो हमने दोनों मोस्ट प्रोबेबल इक्वल कर दिए, बस सिंपल शब्दों में ये करना है। और ये हमारा आंसर आ गया, टेम्परेचर 500 केल्विन आ गया, तो ये 500 केल्विन हमारा सॉल्व हो गया। क्लियर हो गया। तो वी आर डन विद द सिक्स्थ क्वेश्चन, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है सिक्स्थ का। लेट्स मूव टू द सेवेंथ क्वेश्चन। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो लेके। सो वी आर डन विद द सिक्स्थ क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन पे चलते भैया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब जिसमें दो एटम्स होते हैं, जैसे H2, O2, N2, Cl2, Br2, ये सब डायटोमिक मॉलिक्यूल है। अब उसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ अ गैसेस में क्या स्टेटमेंट है जो सही है, हमें सही स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, सही स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, सही स्टेटमेंट बताना है। पहला, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज प्रोपोर्शनल टू द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। प्रेशर का तो कोई रोल ही नहीं है यार। आरएमएस स्पीड में, आरएमएस स्पीड क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। मीन स्क्वायर स्पीड, व्हाट इज मीन स्क्वायर स्पीड, म्यू आरएमएस, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT बाय एम, 3RT बाय एम। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज प्रोपोर्शनल, नहीं प्रेशर का तो रोल ही नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज प्रोपोर्शनल टू द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। बाय द गैस इज प्रोपोर्शनल टू द रूट मीन, कोई अंतर नहीं है, वहां मीन स्क्वायर बोला है, यहां रूट मीन स्क्वायर बोला है, दोनों बातें एक ही, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही आंसर नहीं है। सी ऑप्शन कहता है द रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। बिल्कुल नहीं भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रूट मीन स्क्वायर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट 2RT बाय एम, अंडर रूट 3RT बाय एम, सॉरी। तो टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट टी के, ठीक है ना, न्यूमरेटर में आ रहा है वो। The mean translational kinetic energy of the molecule is directly proportional to the absolute temperature। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 nRT, राइट। और बिल्कुल एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि किसी भी गैस के 3/2 कांस्टेंट होगा, उसका R कांस्टेंट होगा, और मान लेते हैं 1 मोल है तो मतलब मोल भी कांस्टेंट है। तो फिर आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी उसकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसलिए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सेवेंथ क्वेश्चन का डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वी हैव डी ऑप्शन एज द करेक्ट वन, एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो सेवेंथ क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेंगे, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे डीपीपी के, 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए 8वां क्वेश्चन हमारे पास न्यूमेरिकल है। 8वें क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू द आरएमएस स्पीड ऑफ अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एट द सेम टेम्परेचर इज। अच्छा, सेम टेम्परेचर रखा हुआ है, आपको बस रेशियो निकालना है। आरएमएस स्पीड, सॉरी एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट टी टेम्परेचर अपॉन आरएमएस स्पीड ऑफ N2 मॉलिक्यूल एट सेम टेम्परेचर T। T इज सेम, आपको रेशियो निकालना है, जहां टेम्परेचर क्या होगा, इट दिस टेम्परेचर विल बी सेम। निकाल लेते हैं।
बोले भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बोलेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला √8/π RT by M. What is M? O2 के लिए it will be 32, तो it will be 32, तो it will be √8/π RT by M. This is average speed. What about RMS speed? It will be √3, और ये एवरेज स्पीड किसकी है? ये O2 की है, क्योंकि O2 की बोली है ना एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑक्सीजन। और √3 RT by M फॉर्मूला होता है किसका? आरएमएस स्पीड का। लेकिन N2 क्या आरएमएस स्पीड होगी? √3 RT, √3 RT बाय M। व्हाट इज मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन? 28, क्योंकि नाइट्रोजन का 14 होता है, नाइट्रोजन गैस का 2 मॉलिक्यूल है तो 28। ये हो गया आरएमएस स्पीड ऑफ N2। दोनों में TT रखा है बिकॉज दिस इज अ टेम्परेचर सेम, टेम्परेचर आर सेम। अब दोनों का रेशियो लेना है, मतलब दोनों को डिवाइड कर दो। अब सबसे पहले RT, √RT कैंसिल, तो ये √RT अपन सीधा कैंसिल कर देंगे, ये पूरा कैंसिल, बाकी रूट नहीं कटेगा, ठीक है ना, सिर्फ √RT कटेगा, बाकी रूट रहेगा, ठीक है। RT वाला अंडर रूट में जो है वो कॉमन होकर कट आएगा। तो अब क्या बचा देखो अपने पास, होल अंडर रूट। अपन ये होल अंडर रूट में लेते हैं 8/π डिवाइडेड बाय 3/28, तो डिवाइडेड बाय 3/28 मतलब इंटू 28/3, ठीक है। अच्छा, इसमें 32 भी है साथ में, तो इट्स 32π, 8/32π इंटू 28/3। बहुत बढ़िया, तो थोड़ा सा और ढंग से लिख दिया अपन इसको। सो वी हैव दिस एज होल अंडर रूट 8/32π इंटू 28/3। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो 4 से काटोगे सीधा तो ये 7 टाइम्स जाएगा और ये 8 टाइम्स जाएगा, 8 से 8 1 टाइम चला गया, और ये हो गया 7/3 इंटू 7/3π, तो इसको 7/3π रहने देते हैं, तो दिस विल बिकम 7/3π होल टू दी पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट था होल में, तो होल टू दी पावर 1/2। अब यही हमारा आंसर है, तो देख लेते हैं 7/3π 1/2, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि भैया ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा होगा। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज 7/3π होल टू द पावर 1/2। ये आपका एवरेज आएगा। तो दिस इज एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑक्सीजन टू आरएमएस, एवरेज टू आरएमएस निकालना था, ठीक है ना, एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू द आरएमएस स्पीड, तो एवरेज अपॉन आरएमएस विल बी इक्वल टू √7/3π होल टू दी पावर 1/2, 7/3π होल टू दी पावर 1/2। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ 8 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो हमें यहां देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया? तो 8 का बी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज 7/3π होल टू द पावर 1/2। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका बी ऑप्शन का, 7th क्वेश्चन का बी ऑप्शन का, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 7th क्वेश्चन नहीं है, दिस इज 8th क्वेश्चन, ठीक है ना, मतलब 8th क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट था, जिसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब चलते हैं अपन भाई 9th क्वेश्चन की तरफ। लेट्स मूव टू दी 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन पर चलते हैं और 9th क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो 9th क्वेश्चन क्या कहता है, द डेंसिटी ऑफ अ गैस इलेक्ट्रिक लैंप इज 0.75 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, डेंसिटी ऑफ अ गैस इलेक्ट्रिक लैंप इज 0.75 kg पर मीटर क्यूब। आफ्टर द लैंप हैज बीन स्विच्ड ऑन, जब लैंप को स्विच ऑन किया गया तो टेम्परेचर बढ़ा होगा, मतलब ठीक है ना। सो द प्रेशर इन इट इंक्रीजेस फ्रॉम 4 × 10⁴ पास्कल टू 9 × 10⁴ पास्कल। अब देखो, जब बल्ब स्विच ऑन करा तो अल्टीमेटली बढ़ा टेम्परेचर, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर कहां से कहां बढ़ गया, 4 × 10⁴ पास्कल पहले था जब लाइट बंद थी, लैंप बंद था, लेकिन 9 × 10⁴ पास्कल हो गया है जब लैंप मतलब लैंप जब ओपन हो गया, स्विच ऑन हो गया। What is increase in URMS? आपको RMS स्पीड का इंक्रीज बताना है। What will be the increase in URMS? ठीक है, अब पहला तो ये सवाल समझो कि क्या URMS का प्रेशर से कोई लेना देना है। पहले तो ये देख लो अपन, क्या URMS का प्रेशर से कोई लेना देना है, देख लेते हैं। है तो देखो टेम्परेचर से डायरेक्टली तो नहीं है, बट इनडायरेक्टली हो सकता है, क्योंकि प्रेशर से
डायरेक्टली यूआरएमएस का कोई फॉर्मूला नहीं है, हम चाहे तो अभी बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है वो सीधा टेम्परेचर का है, और वो है क्या, यूआरएमएस इज इक्वल टू √3RT/m, राइट। यहां पर हमें क्लियर दिख रहा है भैया, टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इट इज यूआरएमएस इक्वल टू √3RT/m, और हमें पता है यहां टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, √T से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनफैक्ट। अब एक चीज और है जो हमें पता है यहां से, वो ये है कि अगर हम आइडियल गैस मान लें, मतलब इस इलेक्ट्रिक लैंप के अंदर जो गैस है उसको अगर हम आइडियल गैस मान लें, सो अज्यूमिंग गैस inside electric lamp to be आइडियल गैस, तो हम क्या लिख सकते हैं, PV इक्वल टू nRT, राइट, और P इक्वल टू N/V/RT, राइट। N को हम लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इंटू RT, राइट। गिवन मास अपॉन वॉल्यूम बोले तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, सो दिस विल बिकम डेंसिटी, तो वी कैन राइट P इक्वल टू D/m RT, so we can write P/D इक्वल टू RT/m, यानी कि आप RT/m को P/D से रिप्लेस कर सकते हो, यानी कि आपके पास RT/m है, आपके पास RT/m है, दिस कैन बी वेरी मच रिप्लेस्ड बाय P/D, तो अपन P/D से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास एक और इसका फॉर्मूला बन जाएगा, किसका, म्यू आरएमएस का, आरएमएस स्पीड का, क्या हो जाएगा, √3P/D, 3P/D। ये फॉर्मूला क्या हमने वहां पर भी डिराइव भी किया था, बट यहां पर एक बार और डिराइव कर दिया, तो इट इज √3P/D। और चेंज निकालना है अलग अलग प्रेशर पे, तो मतलब पहला प्रेशर क्या होगा, पहला आरएमएस क्या होगा, म्यू आरएमएस 1 पहले प्रेशर पे, म्यू आरएमएस 1 विल बी इक्वल टू √3/D, P1 कितना था, 4 × 10⁴, तो इट विल बी 4 × 10⁴, और म्यू आरएमएस 2 क्या था, सेकंड प्रेशर पे कितना था, √3/D, डेंसिटी दोनों में दे रखी है, डेंसिटी तो सेम रहेगी ना, सिर्फ प्रेशर बदल रहे हैं, प्रेशर बदलने से डेंसिटी नहीं चेंज होगी, डेंसिटी सेम रहेगी इलेक्ट्रिक लैंप के गैस की। तो दूसरा प्रेशर कितना था, 9 × 10⁴, तो दिस विल बी 9 × 10⁴। आपको क्या निकालना है, इंक्रीज इन यूआरएमएस, मतलब चेंज, तो इंक्रीज अपन निकाल लेते हैं, दोनों यूआरएमएस को माइनस कर देते हैं, RMS 2 माइनस RMS 1, तो यहां पर हम चेंज निकाल लेंगे, तो वी हैव दिस एज इंक्रीज इन URMS विल बी इक्वल टू URMS बड़ा वाला जो कि 2 था, क्योंकि उसमें प्रेशर ज्यादा था और प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, माइनस URMS 1 कितना आ गया, 3/D इंटू URMS 2 कितना था, 9 × 10⁴, सो दिस विल बी 9 × 10⁴ माइनस 3/D इंटू पुराना वाला कितना था, 4 × 10⁴, तो दिस विल बी 4 × 10⁴। √3/D कॉमन निकाल, तो अब √3/D कॉमन निकाल लिया अपन ने यहां से, तो √3/D कॉमन आ गया, ठीक है। अब देखो रूट के सब बाहर लिख लेते हैं, 9 का रूट अंडर रूट निकालेंगे तो 3, 10⁴ का अंडर रूट निकालेंगे तो 10⁴, माइनस ये सब रूट के बाहर है इसलिए रूट नहीं, अब 4 का अंडर रूट को बाहर निकालेंगे, 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2, 10⁴ को बाहर निकालेंगे तो 10⁴, ठीक है। मतलब 300, 3 × 10⁴ इज 300 और 2 × 10⁴ इज 200। यहां पर d की वैल्यू रख दें, क्योंकि d की वैल्यू भूलो मत, 0.75 हमको दी थी स्टार्टिंग में, सीधा रख दें, तो √3 डिवाइडेड बाय 0.75 इंटू 300 माइनस 200, तो ये तो 100 हो जाएगा। यहां देखते हुए चलेंगे, √3 अपॉन 0.75, 0.75 को हम 3/4 लिख सकते हैं, राइट।
तो ये हो जाएगा 3/4 मतलब ऊपर आ जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा, तो 3 और 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा √4 इंटू 300 माइनस 200 दैट इज इक्वल टू 100, तो √4 हो जाएगा 2 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 200। तो म्यू RMS का जो इंक्रीज है वो 200 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीज होगा, यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड एंड द वैल्यू विल बी 200। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया, दैट इज 200 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द इंक्रीज इन URMS? सी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज 200। ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है? सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। अगर थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी है, फॉर्मूले सारे क्लियर है, PV इक्वल टू nRT को मैनिपुलेट करना आता है अगर, क्योंकि यहां मैंने PV इक्वल टू nRT को मैनिपुलेट करके RT/M को P/D लिख लिया, क्योंकि प्रेशर और डेंसिटी दी थी, तो प्रेशर और डेंसिटी के टर्म्स में भी हमारा RMS का फॉर्मूला बनता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट फॉर्मूला ही है, मतलब यहां पर टेम्परेचर वैसे आता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट हमने ये पढ़ चुका है कि अगर कोई चीज टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब वो चीज प्रेशर से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो √P/D पर भी अपन यहां लगा सकते हैं। क्लियर हो गया? सो दिस इज द करेक्ट आंसर। 9th का सी ऑप्शन 200 करेक्ट है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस वाले पार्ट का, इसके सेकेंड पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहां पर पूरा सोल्यूशन हमने सॉल्व किया है प्रॉपर, तो ये सॉल्व किया हुआ है, बहुत शानदार। सो दिस इज द करेक्ट आंसर जो हमें यहां पर मिल रहा है। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। तो 200 मीटर पर सेकेंड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया भाई? ये 9th क्वेश्चन वी आर डन विथ। लेट्स मूव टू द 10th क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है भाई? 10वां क्वेश्चन सुन लेते हैं। 10वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे 10वां क्वेश्चन क्या कहता है। 10th क्वेश्चन, फॉर टू गैसेस A एंड B विथ मॉलिक्यूलर वेट्स Ma एंड Mb, दो गैसेस है A और B जिनके मॉलिक्यूलर वेट से Ma A गैस का और Mb B गैस का। इट इज ऑब्जर्व दैट एट अ सर्टेन टेम्परेचर T1 द मीन वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल टू द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ B। एक टेम्परेचर कोई T1 मान लिया जिसमें दोनों की RMS वेलोसिटी इक्वल है, दोनों की RMS वेलोसिटी इक्वल है। Thus the mean velocity of A can be made equal to the mean velocity of B if, अब वो कह रहे हैं मीन वेलोसिटी ऑफ A कैन बी मेड इक्वल टू मीन वेलोसिटी ऑफ B। कब होगा ये चीज कब होगी? ठीक है, हमारे पास दो गैसेस हैं, एक तरफ है गैस A, एक तरफ है गैस B। ठीक है, एक तरफ है गैस A, एक तरफ है गैस B। पहला तो Ma इसकी मॉलिक्यूलर मास है, Mb इसका मॉलिक्यूलर मास है, बहुत बढ़िया। तो एक है Ma, एक है Mb, बहुत बढ़िया। It is observed that at certain temperature T1 the mean velocity of A is equal to the root mean square velocity of B. Mean velocity of A is equal to the root mean square velocity of B. Mean velocity of A का मतलब, mean velocity मतलब एवरेज, और इसकी रूट मीन मतलब म्यू RMS। दे आर इक्वल एट T1 पर इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ? √8/π RT1/m will be equal to √3RT1/m। इसका m A हो जाएगा, इसका m B हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं what will be the mean, thus the mean velocity of A can be made equal to the mean velocity of B if। अब दोनों की मीन वेलोसिटी ऑफ A और मीन वेलोसिटी B कब इक्वल होंगे? ठीक है, वो अपन पता कर लेते हैं। पहले तो एक बहुत बड़ी सिंपल सी कहानी ये है कि हमारे पास √8/π कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल, क्योंकि ये इक्वल हो रहे हैं तो ये कैंसिल बिल्कुल हो सकते हैं। RT1 से RT1 कैंसिल बिल्कुल हो सकते हैं। एंड नाउ वी हैव दिस एज 8/πMA will be equal to 3/MB। 3/MB, बहुत बढ़िया। तो हम यहां एक काम करते हैं, Ma/MB का रेशियो निकाल लेते हैं। Ma/MB, तो वी कैन राइट इट एज 8/3π इज इक्वल टू Ma/MB, राइट? तो 8/3π इज इक्वल टू Ma/MB।
तो 8/3 जो होगा, 8/3 जो होगा वो MA/MB के इक्वल होगा। ये हमारा MA और MB का रिलेशन आया पहला, MA और MB का रिलेशन आया पहला। या यहां से अपन MA और MB का रिलेशन भी बना सकते हैं, मतलब MA को लिख सकते हैं MB के टर्म्स में। क्या हो जाएगा, MA विल बी इक्वल टू MA विल बी इक्वल टू 8/3 टाइम्स ऑफ MB। अब ये यूज कर सकते हो तुम आगे। तो इसको एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन दो, इसको मत दो, ये कोई काम की नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन अगर देना है तो तुम इसको दो, क्योंकि तुम MA को रिप्लेस कर दोगे 8/3 MB से, 8/3 MB से, है ना। तो इससे रिप्लेस कर दोगे अब MA। हाँ, अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, मीन वेलोसिटी ऑफ A कैन बी मेड इक्वल टू मीन वेलोसिटी ऑफ B। अब दोनों की मीन वेलोसिटी इक्वल करनी है। अब मान लेते हैं मीन वेलोसिटी ऑफ A तो हमें यहां पर दिया हुआ था, हमने यहां पर जो एवरेज वेलोसिटी निकाला था वो A का निकाला था जो T1 पर था। अब हम लोग T' पर ले लेते हैं, मतलब जो B की वेलोसिटी लेंगे वो T' पर लेंगे, क्योंकि यहां टेम्परेचर सेम तो जरूरी नहीं है ना। तो हम क्या लेते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो A की है T1 पर, वो एवरेज वेलोसिटी B के बराबर हो जाएगी, सपोज करो T' पर। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख देते हैं एवरेज का। एवरेज का फॉर्मूला हो गया 8/π RT1/MB इक्वल टू √8/π RT'/MB। ये T1 है, याद रखना, ठीक है। ये T1 है, ये T' है। अब काटा पीटी करें तो रूट से रूट कट गया, 8/π से 8/π पूरा कट गया, R से R पूरा कट गया। तो क्या बचा यहां पर देखेंगे, T1/MB इज इक्वल टू, सॉरी MA, दिस शुड बी MA, माय मिस्टेक। तो ये MA होगा, ये MA होगा। तो यहां पर भी आपके पास MA आ जाएगा। तो दिस विल बिकम T1/MA, T1/MA बचा इक्वल टू T'/MB। तो T'/MB बचा। यहां से हम निकाल सकते हैं T1/T' इज इक्वल टू MA/MB। ठीक है, MA/MB का भी अपने पास फॉर्म था वैसे तो MA/MB अपना 8/3 के बराबर है, तो 8/3 के बराबर रख दो। तो यहां पर हो जाएगा T1/T' इक्वल टू 8/3। ये 8/3 कहां से आया, इस वाली इक्वेशन से। तो एक काम करो, इसको वापस से, मतलब इसको फर्स्ट दे देते, इसको सेकंड दे देते। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास आया, क्योंकि MA/MB हमारे इक्वल टू आ रहा है T1/T' के, और MA/MB फर्स्ट से पता है 8/3 के बराबर होता है। तो हमने यहां MA/MB की जगह 8/3 लिख दिया, इक्वल टू T1/T' तो था ही। सो दिस इज फ्रॉम 1, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके ये चीज आ गई। तो दिस इज फ्रॉम 1। तो T1/T' इज इक्वल टू 8/3। तो यहां से क्या हो गया, T1/T' is equal to 8/3 अब 8/3 इज ऑलवेज लेस देन 1। क्यों, क्योंकि 8 है और नीचे 3 की वैल्यू 3.14। तो 3 into 3.14 भी करोगे तो यू विल गेट समवेयर अराउंड 9.42 समथिंग, यानी कि 8 से ज्यादा वैल्यू आ रही है डिनोमिनेटर में। तो मतलब वैल्यू पूरे फ्रैक्शन की 1 से छोटी होगी। इसका मतलब ये हो गया कि T1/T' विल बी लेस देन 1, will be less than 1। तो ये हमारा आंसर होगा, that T1/T' will be less than 1 and this will be our complete answer। तो यहां पर हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया T1/T' will be less than 1। अब यहां पर अपन अगर ऑप्शन देखें, ऑप्शन को ध्यान से देखें तो क्या लिखा है, A is at temperature T and B at T' then T is greater than T'। T और T' का रिलेशन अगर हम निकाले तो यहां से क्या निकल जाएगा, T1 will be less than T', T1 will be less than T'। और T1 कौन सा टेम्परेचर है, A गैस का, और T' कौन सा टेम्परेचर है, B गैस का। T1 जो है वो A गैस का टेम्परेचर है और T' जो है वो B गैस का टेम्परेचर है। ठीक है, तो T1 कम है और T' ज्यादा है, T1 कम है और T' ज्यादा है। यहां वो बोल रहा है कि T और T' में T बड़ा है, T' छोटा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट गलत है। A is lower to a temperature T2, A का टेम्परेचर जो है वो T2 है और T2 जो है वो T से छोटा है।
तो भैया ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ए का टेम्परेचर T2 है और T2 छोटा है T से, और T कौन है, बी का टेम्परेचर, तो वो यहां पर मान लिया, मतलब यहां पर हमारे उसमें ए का टेम्परेचर T2 मान लिया है और जो बी का टेम्परेचर है वो T मान लिया है, तो हमारे पास T2 और T का वही रिलेशन आएगा जो अभी T और T डैश का आ रहा है, तो T2 छोटा आएगा, T बड़ा आएगा, ये बिल्कुल सही है। अगर हम T1 को क्या मान ले, T2, और T डैश को मान ले T, तो हमारे पास T डैश बड़ा आ रहा है, मतलब T बड़ा आएगा जो कि B का टेम्परेचर है और A का टेम्परेचर छोटा, तो B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे पास यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो विल गेट दिस एज B ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन सी हमको दिया हुआ था, बोथ ए एंड बी आर रेज्ड टू अ हायर टेम्परेचर, तो ये नहीं हो सकता, ये भी गलत स्टेटमेंट है, हायर टेम्परेचर पर नहीं रेज होंगे, बोथ ए एंड बी प्लेस्ड एट लोअर टेम्परेचर, ये भी नहीं होंगे, तो वी हैव दिस एज बी ऑप्शन करेक्ट, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया, मतलब हमें ए और बी का टेम्परेचर का रिलेशन देखना था, और इसमें हमने दो इक्वेशन का यूज करा, एक बार एवरेज और आरएमएस का, और एक बार दोनों के एवरेज का अलग अलग टेम्परेचर पे। ठीक है, जब एवरेज और आरएमएस एक थे तब टेम्परेचर सेम था, ये पिछले केस में टेम्परेचर बिल्कुल सेम था, लेकिन जब एवरेज और दोनों का एवरेज देखा तो हमने अलग अलग टेम्परेचर रखे, तो एक T2 रखा, एक T डैश रखा, एक T रखा, पहले हमने उसको T रखा था और फिर T डैश रखा था। T और T डैश में जो रिलेशन आया T1 और T डैश में, वही रिलेशन T2 और T का है, क्योंकि T1 को रिप्लेस कर दिया T2 से और T डैश को रिप्लेस कर दिया T से, T डैश को रिप्लेस कर दिया T से। क्लियर हो गया, तो इसका पूरे का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, 10th का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार इसका। ओके, इस वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट लेंगे पूरे का, यहां पर कैलकुलेशन है। ठीक है, तो वो रिप्रेजेंटेशन का तरीका में भी अलग हो सकता है, T2, T1, T डैश आप ऐसा लिख सकते हो, बट ए का टेम्परेचर कम आएगा और बी वाले का टेम्परेचर ज्यादा आएगा जब दोनों के एवरेज को आप इक्वल करोगे, तो दोनों के एवरेज स्पीड को जब आप इक्वल करोगे तब। क्लियर हो गया, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नाउ दिस इज योर 11th क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, 11वें क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। In a closed flask of 5 liter, 1 gram of hydrogen is heated from 300 to 600 Kelvin. एक क्लोज्ड फ्लास्क है, बिल्कुल क्लोज्ड फ्लास्क है, जिसका वॉल्यूम है 5 लीटर। 5 लीटर उसका वॉल्यूम है, मतलब कांस्टेंट है। 1 ग्राम हाइड्रोजन है, 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस उसके अंदर भरी, जिसको हीट किया गया 300 से 600 केल्विन तक, टेम्परेचर बढ़ा दिया। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो एक बात कंफर्म है, देखो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम वही रख रहे हो, गैस के नंबर ऑफ मोल्स भी वही है, तो क्या होगा, इससे होगा क्या? सिंपल सी बात है। पहली बात तो प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस, ये बात बिल्कुल सही है कि गैस का प्रेशर जो होगा वो बढ़ेगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड, द रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस, द रेट ऑफ कोलिजन, जितने गैस के मॉलिक्यूल्स है वो और ज्यादा मूव करने लगेंगे और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और भैया आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, 300 से 600 कर रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब कोलिजन का रेट बढ़ेगा, एकदम से ज्यादा कोलिजन्स होगा। काइनेटिक थ्योरी कोलिजन्स पे ही चलती है पूरी, तो कोलिजन बढ़ेगा। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। हमारे करेक्ट आंसर नहीं हो सकते क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीजेस, ये कब हो गया? गैस के मोल्स तो बढ़ेंगे ही नहीं ना भाई, गैस के मोल्स कैसे बढ़ेंगे? उनने तो वॉल्यूम फिक्स कर रखा है ना भाई, 5 लीटर है, 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस भर रखी है। कहीं टेम्परेचर बढ़ाने के दौरान ये नहीं बोला कि हमने और गैस उसके अंदर डाल दी है, या हमने और गैस का अमाउंट उसमें डाल दिया, या हमने और गैस का मास उसमें डाल दिया, ऐसा नहीं बोला उनने। तो फिर गैस के मोल्स कैसे बढ़ सकते? ये नहीं बढ़ सकते, तो ये गलत स्टेटमेंट है, हेंस ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये नहीं हो सकता भाई, सिर्फ गैस के मोल्स तभी बढ़ेंगे जब गैस का मास तुम बदल दोगे। एक ही कंडीशन है गैस के मोल्स बदलने की, जब आप गैस का मास बदलोगे तभी मोल्स बदल सकते हैं। टेम्परेचर को बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, सब बातें मानते हैं, लेकिन कभी भी ये चीज नहीं होगी कि मोल्स जो होंगे वो बढ़ेंगे, वो नहीं बढ़ सकते, वो सिर्फ मास बढ़ाने पे ही बढ़ते, टेम्परेचर बढ़ाने से नहीं बढ़ते। डी ऑप्शन है, और चेक कर लेते हैं, द एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो भी गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डी ऑप्शन भी सही है, इसलिए हमारा सही आंसर नहीं है।
हाँ, क्योंकि हमारा सही आंसर गलत स्टेटमेंट, और गलत स्टेटमेंट है सी, जो हमारा करेक्ट आंसर है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 11। स्क्रीनशॉट लेंगे, 12वें क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो 11वां क्वेश्चन हो गया, लेट्स मूव टू दी 12वां क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 12th क्वेश्चन देखते क्या कहता है। एट व्हाट टेम्परेचर द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज सेम एज दैट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 1327 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है कि किस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन की आरएमएस स्पीड ऑक्सीजन की आरएमएस स्पीड के बराबर होगी, जो ऑक्सीजन 1327 डिग्री सेल्सियस पे दिखाता है। मतलब आपको बताना है टेम्परेचर जब आरएमएस स्पीड ऑक्सीजन गैस की एट टेम्परेचर इक्वल टू 1327 डिग्री सेल्सियस पर होगा, विच विल बी इक्वल टू द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट टी टेम्परेचर। तो आपको ये टेम्परेचर ही बताना है किस टेम्परेचर पे दोनों की आरएमएस स्पीड सेम होगी। हाइड्रोजन की किस टेम्परेचर पे आरएमएस स्पीड ऑक्सीजन की जो आरएमएस स्पीड है 1327 पर, उसके बराबर होगी, वो टेम्परेचर बताना है। तो कर लेते हैं। आरएमएस का फॉर्मूला ये तो रट चुका होगा अब तक भाई, बाकायदा डिराइव किया है। हालांकि रटने वाला कोई फंडा होना नहीं चाहिए वैसे, बट ठीक है, फिर भी इतनी प्रैक्टिस कर चुके कि जिसने डेरिवेशन नहीं भी देखा है, नहीं भी समझा है, तो उसको अब तो याद हो चुका होगा। लेकिन बाकायदा हमने इसको डिराइव किया है काइनेटिक गैस इक्वेशन का यूज करके। तो यू आर एम एस इज इक्वल टू √3RT/m। O2 का निकाल लेते हैं पहले। √3 R, टेम्परेचर इज 1327 में एक काम करते हैं, पहले ऐड करते 273, क्योंकि यहां टेम्परेचर जो रखते हैं वो केल्विन में रखते हैं। तो ये 1327 में 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1400 में 200 ऐड और करेंगे 1500 1600, तो ये हो जाएगा 1600 अपॉन मोलार मास m है ना, तो मोलार मास O2 का कितना होता है 32 इज इक्वल टू √3R, इसका टेम्परेचर नहीं पता, लेट इट बी T डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन गैस दैट इज 2। क्लियर हो गया। √3R से √3R पूरा कैंसिल, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 1600 अपॉन 32 इक्वल टू T by 2। So we'll get this as temperature equal to 1600 into 2 divided by 32। सिंपल हो गया ये तो बहुत। बोलेंगे 1600, 16 2s are 2 से 2 कैंसिल, विल गेट दिस एज 100 केल्विन। तो टेम्परेचर हमारे पास आ गया कितना 100 केल्विन। सीधा सटीक आंसर मिल गया हमको, 100 केल्विन इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमको T इक्वल टू 100 केल्विन, यानी कि ये हमें 100 केल्विन मिल गया। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सिंपल आरएमएस जो भी चीज तुम्हें क्वेश्चन में दी हुई है सिंपल आप इसको रख दो, बस फॉर्मूले तक केमिस्ट्री है, यहां तक केमिस्ट्री है, इसके बाद तो मैथ्स है, इसके बाद तो ये मैथ्स बन गया। पहली लाइन में केमिस्ट्री खत्म, पहली लाइन में केमिस्ट्री खत्म, उसके बाद ये पूरा मैथमेटिक्स है। आपको टी की वैल्यू निकालनी है, सिंपल है, स्क्वायर रूट्स को इक्वल कर दिया, रेशियो प्रोपोर्शन का खेल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, टी की वैल्यू सीधे आ गई। इतना सिंपल होता है भाई, इतना सिंपल होता है। क्लियर हो गया है पूरा चीज। तो दिस इज बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जो कि 100 केल्विन के का आंसर आएगा। तो दिस इज 100 केल्विन, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट ले ले एक बार इसका। वी आर डन विद द 12th क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द 13th क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की आरएमएस स्पीड इज √7 टाइम्स द आरएमएस स्पीड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की आरएमएस स्पीड के √7 टाइम्स है। इफ T इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, देन T अगर टेम्परेचर है उस गैस का, दोनों गैस का, तब आपको बताना है कि क्या है रिलेशन T H2 और TN2 के बीच का। देख लेते हैं। आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन is √7 times the RMS speed of nitrogen. तो mu r of RMS is equal to √7 times of
आरएमएस स्पीड ऑफ नाइट्रोजन, तो आरएमएस स्पीड ऑफ N2, तो आरएमएस स्पीड ऑफ N2 के √7 टाइम्स है हाइड्रोजन की आरएमएस स्पीड। जाहिर सी बात है हाइड्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि मोलार मास कम है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। अब वो टेम्परेचर का पूछ रहा है, तो एक काम करते हैं, दोनों का फॉर्मूला रख लेते हैं, इसका फॉर्मूला रख लेते हैं, तो म्यू आरएमएस इसका फॉर्मूला हो जाएगा √3r T of H2 अपॉन मोलार मास। let its molar mass be 2, मतलब 2 है, होता ही है, उसको लेट क्या करना, उसको मानना क्या हो, तो होता ही 2 है, इक्वल टू √7 टाइम्स into 3, so that will be √7 into 3 into R TN2 अपॉन नाइट्रोजन का होता है √28, so this will become √28। काटा पीटी कर दे, जो जो कट पिट रहा है, रूट से रूट पहले कट गया, 3r से 3r पहले कट गया, ठीक है, 7 1 7 4 सा, तो वी आर लेफ्ट विथ TH2/2 will be equal to TN2/4, तो we'll get this as TH2/TN2 will be equal to 2/4, that is equal to 1/2। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो हाइड्रोजन का टेम्परेचर होगा वो आधा होगा नाइट्रोजन के टेम्परेचर के मुकाबले, तो हाइड्रोजन का टेम्परेचर विल बी हाफ ऑफ द टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन, तो TH2 जो होगा वो कम होगा और TN2 जो होगा वो ज्यादा होगा, तो TH2 कम होगा और TN2 ज्यादा होगा, एज पर द ऑप्शन गिवन, ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। जो TH2 होगा वो कम होगा और जो TN2 होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि TN2 का आधा होगा टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब नाइट्रोजन का जो भी टेम्परेचर है उसका आधा होगा हाइड्रोजन का टेम्परेचर। ये आता है रिलेशन यहां से, तो TH2 अपॉन TN2, दिस इज H2 प्रॉपर लिखेंगे, सो दिस इज TH2 अपॉन TN2, तो ये अपन का आधा हो गया इक्वल टू 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2, तो ये TH2 अपॉन TN2 where TH2 is equal to 1/2 टाइम्स ऑफ TN2, हाफ ऑफ TN2, मतलब TN2 बड़ा होगा, TH2 छोटा होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो क्लियर हुआ 13 क्वेश्चन का सी ऑप्शन, सो वी हैव दी सी ऑप्शन करेक्ट फॉर 13 क्वेश्चन। हाइड्रोजन का टेम्परेचर कम होगा और नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, और एकदम बोले तो आधा होगा, हाइड्रोजन का टेम्परेचर आधा होगा नाइट्रोजन के टेम्परेचर के मुकाबले। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस विल बी योर 14th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डीपीपी। तो 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है? एट एसटीपी द ऑर्डर ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, N2, O2 एंड HBr इज। बहुत शानदार, आपको बोल दिया गया है सारी गैसेस जितनी दी है, चारों, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड, चारों गैसेस एसटीपी पर है, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर और प्रेशर सेम है। आपको आरएमएस वेलोसिटी का रिलेशन देना है, इनका ट्रेंड देना है, किसमें कम होगी किसमें ज्यादा होगी। अब देखो एक चीज है, आरएमएस स्पीड जो है, आरएमएस स्पीड जो है वो √3RT/m होती है, राइट। और अगर तुमने चार अलग अलग गैसेस लिए एट सेम टेम्परेचर, तो 3R तो दोनों के साथ चारों गैसेस के लिए सेम होगा। टेम्परेचर तुमने क्या दिया कि एसटीपी पर है चारों गैसेस, तो टेम्परेचर भी सेम है। इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ मोलार मास सबका अलग अलग है और मोलार मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आरएमएस स्पीड, यानी कि स्क्वायर आरएमएस स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलार मास। मोटे तौर पर जिसका मोलार मास ज्यादा होगा उसकी स्पीड सबसे कम होगी, जिसका मोलार मास कम होगा उसकी आरएमएस स्पीड ज्यादा होगी। और बाय कॉमन सेंस, बाय सिंपल लॉजिक यही होता है। जो वजनदार चीज होती है वो कम स्पीड से भागती है, जो हल्की चीज होती है वो ज्यादा स्पीड से भागती है। ठीक है,
तो जो मोटे लोग हैं, हेल्दी लोग हैं, बिल्कुल हेल्दी लोग जिनका वेट बहुत ज्यादा है, वो बहुत इन जनरल बता रहा हूं, नो ऑफेंस टू एनीवन, सॉरी फॉर माय साइड, लेकिन जो भारी भरकम लोग होते हैं वो कम स्पीड से भागते हैं, जनरल ट्रेंड बता रहा हूं मैं। और जो बिल्कुल फिट एंड फाइन एथलेटिक बॉडी होती है वो तेज भागते, जो बिल्कुल हल्के होते हैं एथलेटिक बॉडी होती है वो तेज भागते। तो आरएमएस स्पीड का सीधा रिलेशन है मास से, वो भी इनवर्सली। अब अपन सबके मासेस देख लेते हैं। तो भैया H2 का मोलार मास इज 2, N2 का मोलार मास इज 28, दिस इज मोलार मास इन ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो ये ग्राम पर मोल में मास है, N2 का 28, O2 इज कमिंग आउट टू बी 32, HBr ब्रोमीन इज समवेयर अराउंड 80, तो ब्रोमीन का जो मास है वो लगभग 80 है एंड 81 के आसपास, तो मतलब ब्रोमीन का सबसे ज्यादा है, ब्रोमीन का जो मास है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब यहां पर तो आप देखो मोलार मास किसके सबसे ज्यादा किसके कम है, यही ऑर्डर दिख रहा है आपको, सबसे कम H2 का है, उससे ज्यादा N2, उससे ज्यादा O2, सबसे ज्यादा HBr, जिसका मास सबसे ज्यादा उसकी आरएमएस सबसे कम। तो आरएमएस का ट्रेंड देखो, आरएमएस का ट्रेंड देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे कम आरएमएस से सबसे ज्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आरएमएस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आरएमएस स्पीड क्या होगा देखेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर, जिसका मास सबसे कम उसकी आरएमएस स्पीड सबसे ज्यादा, तो HBr की सबसे कम, उससे ज्यादा O2, उससे ज्यादा आरएमएस स्पीड N2, और सबसे तेज भागेगा कौन, हाइड्रोजन, क्योंकि मास सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा स्पीड से भागेगा हाइड्रोजन। तो आरएमएस स्पीड का ऑर्डर क्या हो गया, HBr की सबसे कम, O2 की उससे ज्यादा, N2 की उससे ज्यादा, H2 की सबसे ज्यादा। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स H2 की सबसे ज्यादा, तो H2 की सबसे ज्यादा है, तो वी हैव दिस एज ए ऑप्शन करेक्ट, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ये हमारा होगा करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 जिसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, और ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारी इस डीपीपी का। क्लियर हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम वीडियो कंक्लूड करते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे तो भैया यहां पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया 14 का ए, और यहां पर हमारी डीपीपी कंप्लीट होती है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये एकमात्र डीपीपी नहीं होगी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। हम लोग और भी क्वेश्चंस की और डीपीपीज भी आपको ला कर देंगे, यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की और भी डीपीपीज ऑलरेडी आपको वहां मिल चुकी है, जिसका ये वीडियो सोल्यूशन आने वाले टाइम पे आपको देखना है। ये एक पार्ट है वीडियो सोल्यूशन का, एक और पार्ट होगा, मतलब 2-3 पार्ट्स में हम डीपीपी लाएंगे, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। तो जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है वो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, इसलिए हमें इंश्योर करना है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम इसके यहां पर लगाएं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करें। तो इसलिए हमने इसके भी डीपीपी के पार्ट्स करे। ये पहला पार्ट आपको मिला, इसके आगे के और भी क्वेश्चंस हम लगाएंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे। बाकी अगर यूट्यूब पर कोई आप लेक्चर मिस आउट करते हो, या कभी YouTube पर आपको कंफ्यूजन होती है, क्योंकि होता क्या है YouTube पर देखो इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है कि कभी समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करें कहां पर खत्म करें। या कभी कोई हम टॉपिक सर्च करते हैं YouTube पर तो हमको वो वीडियो तो मिल जाता है, लेकिन फिर हमें ये नहीं पता चलता कि यार इस टॉपिक के पहले या बाद में क्या पढ़ना है। मतलब कोई होते हैं ना टॉपिक के बाद कोई एप्लीकेशन होती है उस टॉपिक की, कोई इंटरकनेक्टेड टॉपिक होते हैं, या हमने कोई थ्योरी पढ़ी है तो उसके क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होती है, तो हमें पता ही नहीं चलती कि कहाँ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते, कहाँ से हमें शीट मिल जाए, कहीं हमें वीडियो मिल जाए, कहीं हम इसको देख ले, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले उसके थ्रू। वो यूट्यूब पर मिस आउट होता है, और कई बार यूट्यूब पर हमें इतने सारे वीडियो सजेशन में आते हैं कि डिस्ट्रैक्शन अलग होता है। तो इन सब प्रॉब्लम का एकमात्र सोल्यूशन है कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com आकर ये सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो, और बहुत सिंपल काम है। आप जैसे ही होम पेज पर आओगे यहाँ पूरे एग्जाम्स की कैटेगरी होगी। अगर आप 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो सीबीएसई K-12 में जाओ, अगर आप IIT JEE और नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप करस्पॉन्डिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओ। यहाँ पर आपको सभी के कोर्सेज मिलेंगे। IIT JEE में मेरा केमिस्ट्री का कोर्स मिलेगा, वॉच नाउ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आप देखो आपको पूरे चैप्टर और टॉपिक की लिस्टिंग आएगी। चैप्टर का नाम, चैप्टर के अंदर कितने लेक्चर्स है वो, और उसके साइड में एक प्लस का बटन है, जैसे क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी। पूरे टॉपिक आपके वहां सीक्वेंस में होंगे, आपको कहीं भटकना नहीं है। पहला टॉपिक ये, फिर उसको निपटाया तो दूसरा टॉपिक ये, उसको कंप्लीट किया तीसरा टॉपिक ये, प्रॉपर सीक्वेंस कैच करते हुए चलना है। और कहीं शीट की बात करें तो देखो ये PDF के आइकन दिख रहे हैं, ये वो शीट्स हैं जो टॉपिक बेस्ड है।
टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चंस हैं, आपको वो शीट यहीं से डाउनलोड कर लेनी है। यहीं पर डाउनलोड का बटन आप क्लिक करोगे, डाउनलोड हो जाएगी। और शीट में कभी फंस गए, किसी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट आ गया, तो नीचे सोल्यूशन है उस शीट का, पूरा सीक्वेंस में आपको यहाँ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल रहा है। तो जैसे ही आप वीडियो पर क्लिक करोगे, हाई क्वालिटी का वीडियो स्ट्रीम होगा बिना किसी बफरिंग के। जैसे आप YouTube पर वीडियो देखते हो हाई क्वालिटी का, वैसे अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया है तो ये वीडियो आपका यहाँ पर भी प्ले होगा बिना किसी रुकावट के। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर वेबसाइट पर बुला रहे हैं तो कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करने को बोलेंगे, या कोई पैकेज बाय करने को बोलेंगे, या कोई कूपन कोड देंगे जिससे डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र चैनल है जो 100% फ्री एजुकेशन देता है। और 100% मतलब 1, 2, 4 चैप्टर नहीं, कंप्लीट सिलेबस आपका 100% फ्री है। ये जो वीडियो आप देखा अभी यहाँ पर, जैसा यूट्यूब पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हो, वैसा आप वेबसाइट पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। आपको बिल्कुल भी ये परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई पैकेज बाय करने की जरूरत नहीं है। वो जो शीट मैंने बताई PDF, वो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और सारे वीडियोस आपको बिल्कुल वेबसाइट पर भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। वेबसाइट पर आपको एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड कोर्स मिलता है, तो ये एडवांटेज आपके लिए। वहीं आपको शीट मिल जाएगी, शीट के लिए भटकना नहीं है यूट्यूब पर कि यार ये वाली शीट कहां से डाउनलोड होगी, वो शीट भी आपको वहीं मिल जाएगी। पूरा सब कुछ आपको यहां पर अवेलेबल होगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको पता है IIT JEE की तैयारी तो चल ही रही है, JEE के फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के लेक्चर्स आपको लगातार मिल रहे हैं। साथ में नीट की भी तैयारी उतनी शिद्दत से चल रही है। तो नीट फिजिक्स, नीट केमिस्ट्री, नीट बायोलॉजी के भी एक्सक्लूसिव लेक्चर्स एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा क्रिएट होते हैं और आप तक पहुंचाए जाते हैं ताकि आपकी पढ़ाई को बेहतर कर सके। तो जितने तुम्हारे फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, बैचमेट्स हो, स्कूल मेट्स हो, कॉलोनी मेट्स, कोचिंग मेट्स, जो एक ऐसे चैनल की तलाश में जहां क्वालिटी कंटेंट मिले, जहां रेगुलर वीडियोस अपलोड हो, जहां सिर्फ थ्योरी ना पढ़ाए, क्वेश्चंस की शीट भी कराए, रेगुलर शीट कराए, टॉपिक वाइज शीट कराए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए, साथ ही वन शॉट रिवीजन मिले, लाइव डाउट सेशंस मिले, टेस्ट सीरीज मिले, मतलब कहने को इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वन कंप्लीट सोल्यूशन जितने लोग तलाश कर रहे हैं उनको इस चैनल का लिंक जरूर भेजें। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।